हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स ऑफ गिटार। दो टाइप के वेव्स होते हैं जो हमने पढ़ा है। एक होते हैं प्रोपोगेटिंग वेव जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं, और दूसरे होते हैं स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव बेसिकली क्या होता है? स्टैंडिंग वेव एक फिक्स रीजन के अंदर होते हैं और उनमें कैसा होता है कि हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। एक जो स्पेसिफिक केस आता है जिसमें दोनों एंड्स हमारे क्लोज रहते हैं। गिटार इज एन इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे हमारे दोनों एंड्स क्लोज रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये गिटार है, इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं, ठीक है? और ये सारे फ्रेट्स हैं यहाँ पे। इसका फर्स्ट पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसको ये को यहाँ पे ब्लॉक करके रखा हुआ है, यानी ये जो पार्ट है ये मूव नहीं हो सकता स्ट्रिंग। तो जो पार्ट मूव नहीं हो सकता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं नोड। तो इसमें अंदर कितने नोड हो गए? देखो, ये एक नोड हो गया और ये एक नोड हो गया। लेकिन अगर मैं इसको किसी और पर्टिकुलर पॉइंट पे दबाता हूँ तो डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपका नोड बदल जाएगा। तो इसमें ये नोड हो सकता है, ये नोड हो सकता है, ये नोड हो सकता है, ये नोड हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन मैं कहाँ पे दबाता हूँ उसके हिसाब से नोड अलग अलग होगा। ओके, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहला क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज होता है तो क्या असर पड़ता है। इनिशियली जब इस गिटार में मैंने किसी भी नोड को नहीं दबाया है, किसी भी पॉइंट को दबाया नहीं है, तब ये जो बड़ा लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये काउंट होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग लेंथ को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ता है। और अगर मैं यहाँ पे दबाऊंगा तो लेंथ क्या हुआ? कम हुआ, क्योंकि अब इफेक्टिव लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा? खाली यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही होगा। तो अगर लेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हमें पिच हाई सुनाई देगा। तो जितना मैं राइट साइड में इसको दबाऊंगा उतना फ्रीक्वेंसी हाई होगा। तो देख लेते हैं कैसे दिखता है। तो अगर मैं यहाँ पे दबाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी होगा, अगर मैंने पूरे यहाँ से दबाया तो फ्रीक्वेंसी लो रहेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपका बड़ा हो गया। तो ऐसे साउंड करेगा, तो इसका पिच आपको अकॉर्डिंगली अलग अलग सुनाई देगा। अगर मैं इसका हाईएस्ट पिच लाना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे दबाऊंगा, तो कैसे साउंड करेगा देखो, है ना? समझ में आया ना पिच कैसे कैसे बढ़ रहा है जैसे जैसे मैं इसको राइट में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। दूसरा, और किस चीज पे डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है ये स्पीड पे, यानी स्पीड ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग। इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो स्पीड के हिसाब से फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करता है? फ्रीक्वेंसी का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला होता है हमारा v/2l। v अगर बढ़ेगा तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। अब वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टेंशन पे और म्यू पे, वेयर म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे कि गिटार में कितने स्ट्रिंग्स होते हैं। गिटार में देखो 6 स्ट्रिंग्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रिंग होता है वो सबसे मोटा होता है, और सबसे नीचे वाला जो स्ट्रिंग होता है वो सबसे पतला होता है। यानी मास पर यूनिट लेंथ किसका ज्यादा होना चाहिए? ऊपर वाले स्ट्रिंग का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लेंथ तो देखो सबकी सेम है। ऊपर वाला मोटा है यानी उसका मास ज्यादा है, नीचे वाला सबसे पतला है इसका मास कम है। तो जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, मास पर यूनिट लेंथ सबसे ज्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी सबसे कम होगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, है ना? यानी म्यू सबसे कम किसका होगा? नीचे वाले का होगा, यानी उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो देखो मैं एक एक स्ट्रिंग को बजाता हूँ, देखना आपको फ्रीक्वेंसी में फर्क पता चलेगा। है ना? आपको सुनाई देगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे इसका पिच जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, एक और फैक्टर होता है इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड में, वो होता है उसका टेंशन। तो स्ट्रिंग जितना टाइट होगा उतना उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, क्योंकि उसका स्पीड उसका ज्यादा होगा। तो टेंशन कैसे एडजस्ट करता हूँ मैं? यहाँ पे जो हेड्स होते हैं आपके, नॉब्स होते हैं, इस नॉब्स को मैं घुमा के इसका टेंशन बढ़ा या घटा सकता हूँ। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, इसका अगर मैं टेंशन बढ़ाऊंगा तो उससे क्या होगा? उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, अगर घटाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो ये ऊपर वाला स्ट्रिंग देखो अभी कैसे साउंड कर रहा है। अभी इसी स्ट्रिंग का अगर मैं टेंशन चेंज करता हूँ तो देखो क्या होता है ना? एक और बार ट्राई करते हैं इसको। अब मैं रिवर्स डायरेक्शन में टेंशन चेंज कर रहा हूँ।
यानी कि ये डायरेक्शन में जब मैं घुमा रहा हूँ तो आपका पिच जो है वो कम हो रहा है, यानी ये स्ट्रिंग क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। ओके, सो ये फैक्टर्स मैटर करते हैं जब हमें गिटार का पर्टिकुलर साउंड निकालना है या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड निकालना है। एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बीट्स। तो बीट्स जैसे कि आपने पढ़ा है, बीट्स के अंदर क्या होता है कि दो नियरली सेम फ्रीक्वेंसीज होती है और उसके कारण जो हमारा इफेक्ट आता है वो क्या होता है, वेवरिंग ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो गिटार को जब हम लोग ट्यून करते हैं तो जो गिटार ट्यूनर जो होता है वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे ये ऊपर वाला जो स्ट्रिंग है इसको ई स्ट्रिंग कहते हैं, जो ई स्ट्रिंग है अगर मुझे इसको ट्यून करना है यानी सही टेंशन पे लेके आना है तो मैं इसको बजाऊंगा और जो ट्यूनर है उसको बजाऊंगा, और दोनों का जब फ्रीक्वेंसी सेम होगा तब क्या होगा, तब हमारे बीट्स आने बंद हो जाएंगे, और जब बीट्स आने बंद हो जाएंगे तो मैं ये समझ जाऊंगा कि ये स्ट्रिंग जो है वो ट्यून है। अगर बीट्स आ रहे हैं इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आपका हो गया पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ गिटार।